नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन एक तरह की प्रोसेस है। अगर मैं आपको जावा में रिकर्जन के बारे में समझाऊं तो हम मेथड को यूज करते आए हैं और वो मेथड के अंदर ही हम सेम मेथड को कॉल करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं और उस मेथड को हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। तो लेट्स से मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने का कहूँ कि जिसमें आपको कोई भी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि 2 की पावर 2 को आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर आएगा सिंपली 4। उसी तरह मैं आपको बोलूँ कि 4 की पावर 2 को मैं कैलकुलेट करने को बोलूँ तो उसका आएगा आंसर 16। तो ऐसा आपको एक कोड क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से, यानी कि आपको एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से क्लास पावर, उसके अंदर हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं, लेट्स से POW। यहाँ पे हम 2 पैरामीटर लेंगे, एक होगा इंटी m और दूसरा होगा इंटीजर n। तो यहाँ पे जो होगा ये बेस होगा m और n होगा वो पावर होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप दे रहा हूँ इंटीजर, क्योंकि हम एट द एंड कोई पावर की वैल्यू को हम रिटर्न करवाएंगे। तो लेट्स से मैं उसके लिए एक इंटीजर भी क्रिएट कर देता हूँ इसके अंदर, इंट आंसर। तो मैं इस आंसर को 1 से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप से अपने पावर को कैलकुलेट करूंगा। तो लेट्स से मैं इंटीजर i को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ n से। i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब तक, और i को हम 1 से डिक्रीमेंट करवाएंगे। उसके बाद जो आंसर होगा उसको हम करवाएंगे आंसर इंटू m, यानी कि हर बार आंसर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा जब तक n हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर को 1 लिया था ताकि इनिशियल फेज में हमारे आंसर की वैल्यू 1 हो और हमारी m को वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होकर सिंपली m ही रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर को 1 से इनिशियलाइज करवाया है। अभी मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा आंसर को। तो हम यहाँ पे पावर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से पावर PO इक्वल टू न्यू पावर, हम यहाँ पे PO मेथड को कॉल करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। तो यहाँ पे होगा PO डॉट POW, यहाँ पे हम करवाएंगे लेट्स से 2 और 2 को। तो अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू को भी चेंज करवा के देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ पे 4:2 आंसर 16 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो लूप से अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया है उसको हम इटरेटिव वे कहते हैं। अभी हम रिकर्सिव वे से यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव वे में क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे लेट्स से m को, यानी कि पहली बार जब ये मेथड कॉल होगी तभी हमारी m को रिटर्न करवाएगा। उसके बाद हम करवाएंगे वही मेथड को m से, और यहाँ पे हम n की वैल्यू डिक्रीमेंट करवा देंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये रिटर्न करेगा m की वैल्यू को, उसके साथ वो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके सेम मेथड POW को कॉल करवाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी n की वैल्यू x से कम हो जाएगी। तो अभी तो इसके बाद ये फिर से यही मेथड को कॉल कराएगा और सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये लूप चलता ही जाएगा। तो इसके लिए इस लूप को ब्रेक करने के लिए हमको एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी ताकि उस कंडीशन पे हमारा रिकर्जन क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ n की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तब ये सिंपल रिटर्न करेगा m को। अगर हमारी वैल्यू n इक्वल टू 1 नहीं है उस केस में ये तब ये हमारी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 16 आ रहा है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि रिकर्सिव वे में किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पहले हमने यहाँ पे पावर मेथड को कॉल कराई 4 2 से, यानी कि अभी हमारी वैल्यू m और n में m के अकॉर्डिंग होगी 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंडीशन पहले चेक होगी कि n इक्वल टू 1 है कि नहीं। यहाँ पे 2 है इसलिए ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। उसके बाद ये कॉल करवाएगा m इंटू पावर m n-1, यानी कि अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी m की वैल्यू होगी 4। उसके बाद यहाँ पे सेम रिकर्सिव वे में पावर मेथड को कॉल करेगा जहाँ पे m की वैल्यू हमारी 4 ही होगी और n की वैल्यू यहाँ पे 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे फिर से पावर मेथड को कॉल करेगा विद द पैरामीटर 4 और 1। तो यानी कि अभी हमारी n की वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पे ये पहले कंडीशन n इक्वल टू 1 की ट्रू हो जाएगी।
और रिटर्न करेगा 4 की वैल्यू को, यानी कि पावर 4 1 के लिए ये मेथड रिटर्न करवाएगा m की वैल्यू यानी कि 4 है। तो ये मेथड हमारा 4 रिटर्न करेगा, यानी हमारा एक्चुअल में आंसर होगा 4 × 4 यानी कि 16। तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे रिकर्सिव में 16 को। तो अभी हम लेट से यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू ले 2 की पावर को हम 10 से रिकर्सिवली कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे आ रही है आंसर 1024। तो आपको रिकर्जन में एक रूल हमेशा याद रखना है कि आपको मिनिमम एक टर्मिनेशन कंडीशन रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये टर्मिनेशन कंडीशन नहीं प्रोवाइड की है तो ये हमारा पावर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अपना कोड लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में एक स्टैक मेमोरी क्रिएट करता है। तो लेट से मैं यहाँ पे समझाऊं कि तो जब भी हम पावर मेथड को कॉल करते हैं तब पहले हमारी वैल्यू ये रिटर्न होगी, यानी कि हमारी एक मेमोरी क्रिएट होगी स्टैक मेमोरी, उसके अंदर ये पहले रिटर्न करवाएगा ये m को, यानी कि हमारी मेमोरी में पहले होगी इस केस में 2। उसके बाद ये फिर से ये मेथड को कॉल करेगा, यानी कि इसके रिटर्न में हमारी वैल्यू फिर से होगी 2। तो जब तक हमारी टर्मिनेशन कंडीशन इवेल्युएट नहीं हो जाती तब तक ये हमारी स्टैक मेमोरी में कैलकुलेशन करता जाता है और उसके बाद स्टैक मेमोरी में से हमारी वैल्यू को इवेल्युएट करता है, जो कि इस केस में होगी। तो अगर आपने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखी है तो ये हमारी स्टैक मेमोरी को बढ़ता ही जाएगा और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमारी स्टैक मेमोरी फुल हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखी है तो यहाँ पे हमें स्टैक ओवरफ्लो की एक एरर आएगी। तो लेट से मैं यहाँ पे ये कंडीशन को भी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको रन करके देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये, अगर मैं आपको यहाँ पे एरर का नाम लिखा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एरर आ रही है स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी कि हमारा जो स्टैक क्रिएट हुआ था ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो इसके लिए हमें हमेशा टर्मिनेशन कंडीशन लिखनी पड़ती है रिकर्सिव मेथड के लिए। तो ये था रिकर्सिव मेथड। उसी तरह आप पावर की जगह को एक फैक्टोरियल वैल्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, 1 से 3 तक जो वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 × 2 × 3, यानी कि एट द एंड हमारा आंसर आएगा 6। तो इसको हम कहते हैं 3 का फैक्टोरियल। लेट से मैं यहाँ पे फैक्टोरियल क्रिएट करता हूँ m का, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर की जरूरत नहीं है और इसके लिए मैं जब हमारी टर्मिनेशन कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा m की वैल्यू को। m अगर हमारी 1 होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर m हमारा 1 नहीं है उस केस में रिकर्सिव में ये फैक्ट मेथड को कॉल करवाएगा विथ, यहाँ पे हम m की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हर टाइम m की वैल्यू 1 से कम होके कॉल करवाएगा। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये फैक्ट मेथड को कॉल कराएगा विद दी वैल्यू 3 से, फिर वो चेक करेगा m की वैल्यू 1 है कि नहीं, यहाँ पे m की वैल्यू 3 है तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। वहाँ पे स्टैक मेमोरी में ये पहले 3 को स्टोर करेगा, देन वो फिर से रिकर्सिवली फैक्ट मेथड को कॉल कराएगा। यहाँ पे m की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी यानी कि 2, देन फिर से चेक करेगा m की वैल्यू 1 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी m की वैल्यू 2 है तो फिर से एल्स पार्ट में चला जाएगा और वो रिटर्न करवाएगा। तो अभी हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 × फैक्ट, यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी तो रिटर्न 2 करवाएगा। उसके बाद ये कॉल करेगा फैक्टोरियल m-1 यानी कि 2 - 1 1। तो अभी हमारी वैल्यू ये कंडीशन m = 1 के लिए ट्रू हो जाएगी, देन ये 1 को रिटर्न करवाएगा। तो अभी हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 × 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। उसी तरह अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। तो इसी तरह आप रिकर्सिवली मेथड को कॉल करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिकर्सिव के एडवांटेज की, तो रिकर्सिव हमारे कोड को एक क्लीन लुक देता है और कोडर्स को इजीली समझ में आता है कि कोड में क्या हो रहा है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे है कि वो रिकर्सिव के बिना नहीं हो सकते, जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें सॉर्टिंग ऑपरेशन आता है, लेट्स से क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट आप इटरेटिव वे में नहीं कर सकते, आपको उसके लिए रिकर्जन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज के बारे में,
तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारे मेमोरी में स्टैक क्रिएट होगा तो हर एक स्टैक के लिए ये वेरिएबल को क्रिएट करेगा, यानी कि हमारी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज होगी और हर एक बार मेथड को कॉल करवाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप इसको कंपेयर करें इटरेटिव वे से, यानी कि अगर हम लूप से ट्राई करें तो ये थोड़ा स्लो है। तो ये था डिसएडवांटेज रिकर्जन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।